आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, हमने शहर चुन लिया, जगह चुन ली, वो प्लॉट का हमने परीक्षण भी कर लिया और नींव खोदने की शुरुआत भी कर ली, यानी वास्तु पूजा भी हमने की और भवन बनाने की शुरुआत भी हमने, यानी खनन विधि वो हमने कर दी राहुमुख से दिशा जान के। कौन सी दिशा से हमें खनन विधि शुरुआत करनी है वो भी हमने देख लिया और उसमें हमने राहुमुख का भी विचार किया और मुहूर्त भी देखें कब हमें खनन विधि की शुरुआत करनी है, यानी नींव की खुदाई कब करनी है, किस मुहूर्त में करनी है और किस दिशा से करनी है। तो अब हमारी नींव खुदाई तो चालू है, तो तब तक हम जान लेते हैं जो हमारा भूखंड है, जो हमारा प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर वास्तु शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रोक्त बताया गया है कि उस भूखंड के अंदर, उस प्लॉट के अंदर, उस जगह जगह के अंदर वास्तु पुरुष स्थिति क्या होती है, किस तरह से वो विराजमान है और उसके अंदर 45 अलग अलग एनर्जी फील्ड है, एनर्जी पॉइंट है उस प्लॉट के अंदर। जब भूखंड में चार दीवारी बन जाती है ना, तो वो एक अलग सा भूखंड हो जाता है, उसके अपना एक अस्तित्व हो जाता है। तो उसके अंदर फिर वास्तु पुरुष की स्थिति और 45 जो एनर्जी फील्ड है वो बनते हैं वहां। तो उनके अपने अपने स्वभाव है, अपना अपना क्या कार्य है, उनसे हमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है उनकी हाजिरी से या उनकी गैर हाजिरी से, ये हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। हमारा मुख्य टॉपिक नहीं है वो, मगर जानने के लिए कि वो 45 एनर्जी फील्ड क्या है, उसके नाम क्या है, उसमें देव और दानव दोनों है, तो किस शक्ति से हमें क्या मिलेगा वो हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। वो शक्ति कहाँ पर स्थित है, वो एनर्जी पॉइंट कहाँ पे हो, वो हम देखेंगे। हमारा डीप में जाके हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हमारा मुद्दा वो नहीं है। बस सिर्फ जानकारी की है, तो आपको पता चले कि उस भूखंड के अंदर, उस प्लॉट के अंदर वास्तुदेव की स्थिति क्या है और इस तरह के 45 एनर्जी फील्ड होते हैं। बस ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा लेंगे हम, हाँ। बाकी तो वो डीप में तो बहुत एडवांस का सब्जेक्ट है वो, और यहाँ हम थोड़ा सा उसका नॉलेज ले लेंगे जब तक हमारे नींव खुदाई चल रही है। ठीक है, तो एक बार जो नींव खुदाई चालू रखें तब तक हम इसको जान लेते हैं। ये 45 एनर्जी फील्ड क्या है, ये 45 देवता भी इसे कहा गया है, हर एक का अपना अपना काम है। हाँ, तो हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। जो जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा इस बारे में। 45 एनर्जी फील्ड कहाँ स्थित है पूरा प्लॉट में, यानी वास्तु पुरुष के वहाँ अंदर, और किस तरह से वो विराजमान है वो हम देखेंगे। और हर एक के अपने अपने एनर्जी, अपना अपना कलर भी है, शास्त्रोक्त बताया गया है, तो वो हम उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन विजिबल है, ये देखिए। यस सर। हाँ, तो ये एक प्लॉट है। हाँ, साइज अपने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, 50 बाय 50 का, 40 बाय 40 का। अब हम स्क्वायर प्लॉट की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल है तो वो रेस्टियो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अभी हम मान के चलें कि ये 45 बाय 45 का एक प्लॉट है, मान के चले एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो स्क्वायर बनेगा ना। तो ये 81 पद का, 81 पद का हमने वास्तु हम यहाँ देख रहे हैं। 81 पद को हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि हमें रेसिडेंशियल प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें रहने लायक मकान जो है, घर की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो फिर आप बंगलो बनाए या जो भी बनाए। हाँ, तो वो रेसिडेंशियल जो प्लॉट होता है उसके हम 81 पद की बात करेंगे। 81 पद वास्तु की हम बात करेंगे। हाँ, कई जगह 64 बताते हैं, मगर वो एक्चुअली वो मंदिर के लिए होता है, कहीं इंडस्ट्री में भी वो यूज होता है, मगर ज़्यादातर हमें 81 पद वास्तु में हम काम करेंगे रेसिडेंशियल प्लॉट में। तो हम अभी बात करेंगे वो 81 पद, 81 पद वास्तु की बात करेंगे। सर फैक्ट्री उद्योग के लिए 64 चलाएंगे उद्योग के लिए। हाँ, चल सकता है, कुछ कुछ लोग लेते हैं, कुछ 81 में भी करते हैं, 81 में भी।
और कुछ लोग जो है वो 64 में भी करते हैं, मगर मंदिर का 64 में ही होता है, वो तो शास्त्रोक्त बताया गया है। अब इंडस्ट्री का 64 में भी ले सकते हैं, 64 पद में भी। तो वहाँ अलग अलग मत है। तो शुरुआत करें। यस सर। अभी 81 पद है, तो जो भी प्लॉट है डिवाइडेड बाय 9 कर दोगे ना आप। जी। ठीक है। अभी जैसे ये प्लॉट है हमारे पास, तो ये जो प्लॉट है मान के चले हम यहाँ, ये 45 फुट है सर, 45 फुट बाई उसकी चौड़ाई है, 45 उसकी लेंथ है। अब इसके 9 पार्ट आप करोगे, तो डिवाइडेड बाय 9 करो, कितना आ गया? एक कहाँ? एक प्लॉट, एक एक से पाँच। 5 फुट का। 5 फुट। 5 फीट। एक पद 5 फुट का हो गया ना। जी सर। ठीक है, एक पद इस तरह से, और इधर भी 5 का हो गया, यानी 5 बाय 5 का एक पद हो गया। जी सर। तो अब हमें उसका सेंटर किस तरह से डिफाइन करना है किसी भी प्लॉट का? आप ब्रह्मस्थान जिसे हम कहते हैं ना, आप कैसे निकालोगे? तो हमें क्या करना है, ये जो है उसके 3 पार्ट कर दिए हैं। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। यानी सरल तरीके से आप कहोगे तो एक, ये 15 फुट आपने यहां से छोड़ दिया, ये 15, 5 5 फुट का है ना एक पद, तो 3 पद हमने यहाँ छोड़ दिए, 3 पद इधर से छोड़ दिए, तो बाकी 3 पद जो बचे वो ब्रह्मा है, सेंटर आपका मध्य से। और इधर से भी सेम वैसा ही करना है। यदि स्क्वायर प्लॉट है तो यहाँ से भी आपने 3 पद छोड़ दिए, ये देखिए 1 2 3, और दक्षिण से भी 3 पद छोड़ दिए। तो ये जो 9 पद जो बीच में है वो ब्रह्मस्थान आपका हो जाता है। ब्रह्मस्थान कोई पॉइंट नहीं है। ये देखिए इस जगह में 45 का यदि प्लॉट है तो उसमें ये ब्रह्मस्थान आपका हो गया यहाँ, यानी 15 फुट बाय 15 फुट का हो गया। राकेश जी, हाँ सौरभ जी, सर। जी सर, 15 बाई 15 का हो गया। समझ में आया हाँ ना? जी। जी तो, सर। तो जितना प्लॉट आपका चौड़ा है उसके 3 हिस्से कर दें, उसमें से 2 हिस्से छोड़ दे, और एक हिस्से का, एक हिस्सा बन गया ना ब्रह्मस्थान। हाँ जी। समझ में आया ना सबको? जी सर। जी ये जी। ये मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। अभी रेक्टेंगल है, मान के चलो ये 40 फुट है ऐसा, और ऐसा 80 फुट है लंबा, तो कैसा होगा? आप 9 भाग ऐसे करें, 40 का 9 कितना हो गया? 9 डिवाइडेड करोगे तो आप 4 पॉइंट समथिंग। अप्रोक्सीमेट 4 मान के चलें। और ये जी 80 है तो डिवाइडेड बाई 9, 8 समथिंग, 7 के। 7 पॉइंट समथिंग। हाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पद उतने ही छोड़ने हैं। ये 3 पद इधर से छोड़ दिए, 3 पद ऊपर से, 3 पद साइड से, 3 पद इधर से, या उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इधर से छोड़ो, एक पार्ट इधर से छोड़ो, ये साइड से, एक पार्ट ये साइड से, बीच में जो बचा वो आपका ब्रह्मस्थान है। तो ये जो जी ब्रह्मस्थान है, इस तरह से हमें किसी भी प्लॉट में ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? जी सर। जो भी आपकी चौड़ाई है और लंबाई है, 81 पद बना लें, या फिर उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें। एक लेफ्ट से छोड़ दें, एक राइट से छोड़ दें, बीच में जो बचा वो आपका ब्रह्मस्थान की जगह आ जाएगी। निकालना आ जाएगा सबको ब्रह्मस्थान किसी भी प्लॉट में? हाँ सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। हाँ। तो अभी पहली जो एनर्जी है वो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मा है, वो हमने निकाल लिया। किस तरह से किसी भी प्लॉट में निकालना है। और शास्त्रों में कहा गया है ये जो ब्रह्मस्थान जो है, उसे खाली रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि हमारे समस्त जीवन जो हमारा है उसकी प्रक्रिया की संभावना यहीं से है। इसे आप जनरेटर भी कह सकते हो। पूरे जो प्लॉट है, जो एनर्जी फील्ड है, हर जगह पे देखिए आप, एनर्जी यहीं से सब सप्लाई होगी। ये पावर हाउस है, ये मान के चलें आप। इसे शास्त्र में परम तत्व या ब्रह्मा कहा गया है। ये पहली शक्ति है हमारी, ब्रह्मा। जीवन की जो ऊर्जा है
ये यहीं से मिलती है हमें, यहीं से निकलती है, यहीं से मिलती है। इसके दूषित होने से जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं। जैसे जीवन रुक सा जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें। पवित्र शब्द में सब कुछ आ जाता है। साफ सुथरा रखना, वहां कोई वजनदार भारी चीज ना हो, वो आप देखें। साफ सुथरा रखें, वहां कोई डस्टबिन ना रखे। तो केंद्र जो है पूरे आपके प्लॉट का, भूमि का, उसे ब्रह्मस्थान कहा गया है। उसकी दिशा जो है वो केंद्र है, सेंटर। और कलर है उसका येलो, पीला। हम शास्त्रोक्त जो बात कही गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ येलो कलर भी है, उसको येलो कलर ब्रह्मा जी को वहां दिया हुआ है। तो ब्रह्म स्थान को हमेशा हमें खाली रखना है, साफ रखना है। वहां से कोई कॉलम, बीम वगैरह, कॉलम वगैरह ना हो, वो ध्यान रखें आप। कोई भारी चीज ऊपर ना रखें। ये सर एलिमेंट क्या होगा, अर्थ एलिमेंट? हाँ जी, पीला कलर है तो आकाश। अर्थ कलर, हाँ पीला कलर है सॉरी तो अर्थ एलिमेंट, पीला कलर है ना, अर्थ एलिमेंट है। वो हमारी सर, जड़ है। मैंने सुना था यहाँ पे आकाश तत्व होता है, तो इसलिए लोग ओपन स्काई, ओपन टू स्काई भी रखते हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो हम आएंगे आगे, बराबर। अच्छा। आकाश तत्व है, ठीक है। एक मुद्दा ये है, आकाश तत्व है इसलिए वहाँ खाली रखना चाहिए। यानी ओपन, आकाश का ओपन भी, जो ऊपर का जो है वो भी खुला रखना चाहिए। मगर जो मुख्य जो तत्व जो उसका है वो यहाँ पे, वो भूमि। अर्थ एलिमेंट है। वही हमें जोड़ता एलिमेंट। है, वहीं से हमें जोड़ते हैं, हम जुड़ते हैं वहां से। वो पावर पॉइंट है हमारा यहाँ। हाँ जी। ये सेंटर है, ये इसको साफ सुथरा रखें। ये हो गया आपका ब्रह्मा, पहला एनर्जी फील्ड। सारे जीवन की गतिविधियां, उत्पत्ति यहीं से होती है। जैसे आप कहीं बीज बोते हो ना, तो बीज बोना यहीं पर है, यहीं पर बीज बोया जाता है। और बीज बोने के लिए अच्छे से जमीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, फलद्रुप होनी चाहिए ना, ताकि उसमें से बीज हम अंकुर फूट सकें। और अंकुर जो है वो जमीन में ही फूटेंगे ना, आकाश में तो फूटेंगे नहीं। जी बीज कहाँ सर। बोओगे आप, बीज कहाँ बोओगे? जमीन में, भूमि में। जी सर। ये अर्थ एलिमेंट है, यहां से सारी गतिविधियां होती है। उसके बाद का जो हमारा एनर्जी फील्ड है वो है बुधर, उत्तर की ओर जाना है। तो वहां से उत्तर की ओर बुधर, ये जो है ना, ये नॉर्थ है, ये पूर्व है, हाँ, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये ईशान दिशा है। देखिए वास्तु पुरुष की आप स्थिति देख लीजिए, सर इधर है, ये ईशान दिशा है, और ये है उत्तर। तो हमने ब्रह्मा की बात की। फिर आता है यहाँ से एनर्जी जो है यहाँ फ्लो होती है भूधर के पास। इसे भूधर कहा गया है, पृथ्वीधर भी कहा गया है यहाँ इसे। सारी चीजों का मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन यहीं से होता है, उत्पत्ति यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से। अंकुर जो निकलता है वो यहीं से निकलता है, शुरुआत यहीं से होती है। अस्तित्व जो है यहीं से शुरुआत होती है, उसे शक्ति यहीं से मिलती है। अंकुर फूटने के लिए आपने बीज तो बो दिया, फिर उसे जो एनर्जी चाहिए ना अंकुर फूटने के लिए, वो यहां से मिलती है। ये उत्तर दिशा में है, उसका कलर जो आता है वो ब्लू कलर है, वाटर एलिमेंट है, पानी है वो। क्योंकि अंकुर तभी फूटेगा ना जब उसे पानी दिया जाएगा। तो किसी भी अस्तित्व की शुरुआत वहीं से होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं
अर्यमा की ओर, यहाँ पे ये देखिए, इसे सूत्रधार भी कहा गया है। ये पूर्व की ओर है। अर्यमा। तो जो शक्ति प्रकट होती है उधर से, अंकुर फूट गए, उसको विकास भी तो चाहिए ना। हम्म, उसको, उसी जो विकास हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम इनका है, अर्यमा का है। ये सहायता करते हैं, उनको मदद करते हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे बढ़ा के वो दूसरे लोगों से, विश्व से उसको जोड़ता है। वो जो शक्ति है अर्यमा की, वो हमें, या इस प्रोसेस को आगे लोगों से जोड़ता है वो। संसार से हमें उससे जोड़ता है, संसार से जोड़ता है। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो उस प्रोसेस का क्या फायदा है। आपने कुछ किया है, किसी को पता ही नहीं चलेगा तो वो आपके पास ही रह जाएगा ना। जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, जो जी अंकुरित हुआ है, जब तक वो दुनिया के सामने नहीं आएगा तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। जी सर। तो वो दुनिया के सामने लाता है, दुनिया से जोड़ता है, ये सूत्रधार। इसे सूत्रधार इसलिए कहा गया है अर्यमा को। ये उसकी दिशा है पूर्व, कलर है ग्रीन। फिर आगे बढ़ते हैं हम विवस्वान, दक्षिण की ओर। ये विवस्वान जो है वो, उसे परिवर्तक भी कहा गया है। ये बदलाव को लाता है। इनका काम क्या है? बदलाव लाना। यदि आप गहराई की दिशा में यदि आप जाओगे ना, गहराई से, किसी भी सत्ता को अस्तित्व में लाना है, ये उत्तरदायी है उसके लिए। विकास की जो अभी प्रक्रिया हो रही है ना, तो उसको आगे की शक्ति के, आगे लेके जाने के लिए शक्ति जो चाहिए वो तो अर्यमा देता है आपको। विकास को आगे लेके जाने के लिए अर्यमा देता है, उसकी ऊर्जा वहीं से मिलती है हमें। उसमें बदलाव का काम जो है वो विवस्वान का, उसमें परिवर्तन लाना, उस बदलाव को वो नियंत्रित करता है। ये बदलाव का कारक है ये, जिससे फिर अस्तित्व घटित होना शुरू होता है यहीं से। ये उसी को चमकाता है और प्रकाशित करता है, उसको फिर वहां से आगे लेके जाता है। कोई भी घटना घटित होती है, दुनिया के सामने आती है, फिर उसको आगे तो लेके जाना पड़ेगा ना। उसको एनर्जी तो चाहिए ना वहां से पुल करने के लिए, उसको जी सर। चमकाने के लिए, लोगों के सामने लाके उसको दिखाने के लिए। वो जो एनर्जी होती है वो विवस्वान की होती है, दक्षिण दिशा से। आप आपने ये सुना होगा ना, पढ़ा भी होगा, नेम्फियम हमें जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? दक्षिण से ही मिलती है। तो ये उजागर करता है आपको, वहां एनर्जी मिलती है वो। इसकी दिशा है दक्षिण, कलर है लाल, विवस्वान का। अब चलते पश्चिम की ओर, मित्र।
इसे प्रेरक भी कहा गया है। जितनी भी प्रक्रिया घटित हो रही है अभी, जो घटनाएं घटित हो रही है, उनको क्रिया रूप में लेकर आने के लिए मित्र नाम के देवता का आह्वान किया जाता है, यानी ये शक्ति वहां काम आती है। जो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं, अंकुरित हुई, विश्व के सामने आई, घटना घटित हो रही है, विवस्वान ने उसे चमकाया और मित्र ने क्या किया, उस घटना को घटित कर दिया, यानी अब वो प्रकट हो चुकी हैं। उसे क्रिया के रूप में लाना, ये इसी का काम है। ये प्रेरक बल है, शक्ति है। पश्चिम दिशा है इनकी और ग्रे कलर है इनका, आकाश तत्व भी कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं आप वत्स में। आगे आप में आते हैं अभी पहले। आप देवता, चार पांच मुख्य देवता हो गए, ब्रह्मा, रुद्र, अयरमा, विवस्वान और मित्र। ब्रह्मा के चारों ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये चार मुख्य देवताएं हैं। उसके बाद हम चलते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहीं से शुरुआत होती है। अंदर के जो देवताएं हैं, जो आप, उसे औषध देव भी कहा गया है, औषधि का देव। इसे रोगों के निवारण का देव भी कहा गया है। रोग से मुक्ति पानी है तो आपको आपकी प्रार्थना करनी होगी, या आपका जो एरिया है आपके वहां, वो कहीं दूषित तो नहीं है, वो देखना होगा। तो आपका काम क्या है, रोगों का शमन करना या भय का शमन करना। इनकी जो शक्ति है वो भय से मुक्त करती है हमें, और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाती है, रोग से भी मुक्ति देती है हमें। इनकी दिशा ईशान दिशा है, कलर है ब्लू। उसके बाजू में ही आप वत्स है। ये वाहक है, इनका काम क्या है, वाहक। हमारे पूरे शरीर में आपने औषधि ली तो आपको पूरे शरीर में उसको फैलाना तो पड़ेगा ना, वहन तो करके लेके जाना पड़ेगा ना, ये काम इनका है। औषधि की जो शक्ति है वो जैसे नदियों के जल में समाहित कर आगे लेकर जाना, इनका काम है। इसे वाहक भी कहा गया है। यह भी ईशान कोण में ही है, E1 E2 में आएगा वो, उससे बाजू में ही पूर्व की तरफ थोड़ा, आप वत्स से, आपसे थोड़ा पूर्व की तरफ, एक पद पूर्व की तरफ जाओगे आप, ईशान में ही है। उसका कलर भी ब्लू है, E1 E2 में वो आएगा। और आपके पुत्र के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं। आप वत्स, आपके पुत्र के स्वरूप में भी इसे जाना गया है। इनका काम है वहन का। फिर चलते हैं हम आगे सविता की ओर। सविता को जागृति करता भी कहा गया है। ये ध्यान की शक्ति को देने वाला है, अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में सहायक,
उत्तेजित कर झटके से कर्म को गतिमान करता है। किसी भी घटना को प्रारंभ करना हो तो ये इसका काम है, उसका झटके से चालू करता है, वो उसे फोर्स देता है, उत्तेजित कर झटके से उस कार्य को गतिमान करता है वो, ये इनका काम है। दिशा अग्नि कौन है? E7, E7 E8 में ये आएगा यहाँ अग्नि में। उसके बाद हम चलते हैं उसके पास सावित्र में, वो S1 S2 में आएगा, अग्नि दिशा में ही है। ये पुष्टिकर्ता कहा गया है इन्हें, इस एनर्जी फील्ड को पुष्टिकर्ता भी कहा गया है। वास्तु पुरुष मंडल में इसे सावित्र के रूप में माना गया है। जैसे स्त्री का स्वरूप होता है ना, जैसे स्त्री का स्वरूप होता है ना, इन्हें एक असुर भी माना गया है यहाँ। इनकी शक्ति जो है असीमित है। अग्नि दिशा ये इनकी भी लाल कलर है। घी का स्वरूप जैसा होता है ना, घी का घी घी वैसा स्वरूप इसे माना गया है, और असुर भी माना गया है इसे। अब चलते हैं आगे इंद्र की तरफ। जो नैऋत्य दिशा में है, रक्षक भी माना गया इन्हें। दक्षिण पश्चिम दिशा में एक ऊर्जा क्षेत्र जो है, ये जीवन शक्ति हमें देते हैं यहाँ, ये दीर्घायु भी करते हैं हमें। इंद्र का काम है वंश को बढ़ाना और उसको सुरक्षित भी रखना। वंश को बढ़ाना, उसको सुरक्षित भी रखना, ये काम है इंद्र का, सुरक्षा देना। नैऋत्य दिशा में इनकी जगह है। S7 S8 के पास आपको ये मिलेगा एनर्जी क्षेत्र। इसे जीवन रक्ष भी कहा गया है। फिर चलते हैं जय की ओर। एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जिसे जय इंद्र भी कहा गया है। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक?
यस सर, आ रही है हाँ बात जी। सर। अब हम जय के पास चलते हैं। जय इंद्र हो गया ना हमारा, अभी जय के पास चलते हैं। इसे जय इंद्र भी कहा गया है। यानी इंद्र के हाथ में जो वज्र होता था ना, जिसे इंद्र धारण करते थे अपने हाथ में, यह उसी वज्र का नाम है जिससे इंद्र धारण करते थे। इसे जय कहा गया है, और जय इंद्र भी कहते हैं इसे। और यह जीत का प्रतीक है, जीत को सुनिश्चित करने वाला है। यदि ये एनर्जी फील्ड दूषित नहीं है तो हमेशा आपको जीत मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे आप। ये धन को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है, धन को सुरक्षित रखने में, और गर्भ धारण करने में भी इनकी जो शक्ति है गर्भ धारण करने की, ये भी इन्हीं का काम है। दिशा नैऋत्य है। आप W1 W2 के करीबन वो ये एनर्जी फील्ड आपको मिलेगा। जय। गर्भ धारण जो हमारा होता है ना, वो इसी शक्ति से होता है। फिर चलते हम आगे रुद्र की ओर। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, कई जगह पे इसका उल्लेख है। सर एक प्रश्न पूछ सकता हूँ सर? विभुदा और जयेंद्र सेम है क्या? सॉरी, विभुदा और जयेंद्र सेम है? विभुदा? हाँ, विभुदा जो नीचे है हाँ। वो, और अभी आपने जयेंद्र बताया, वो सेम है? नहीं नहीं, अलग है ना। अलग है? हाँ, आप इंद्र की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने भी एक जयेंद्र भी बोला ना सर? हाँ, इंद्र के पास में ही जय इंद्र, हाँ हाँ। और जय है, तो उसको जय इंद्र भी कहा गया है। अच्छा जी। जो ठीक है। इंद्र का जो हथियार होता था ना, गदा होती थी जो, देखो हाँ, वज्र। वज्र, हाँ। हाँ जी, वो उसी को आप समझो। अब चलते हैं रुद्र, प्रवाहक। जैसे ऋग्वेद में भी रुद्र का उल्लेख कई जगहों पर आता है। इन्हें कपटी और चोरों का अधिपति भी कहा गया है। रुद्र को चोरों का और कपटी लोग होते हैं उसका अधिपति कहा गया है। और उपचार करने की इनके पास एक अलग सी विधि है, विशेष विधि है इनके पास। और ऐसा भी कहा गया है कि जो शक्ति पृथ्वी पर जलधाराओं की में जो प्रवाहित होती है ना, जो शक्ति जलधारा में, जलधारा की, यह भी इंद्र है, यह भी रुद्र है, सॉरी, यह भी रुद्र ही है, रुद्र की एनर्जी ही है। पृथ्वी के ऊपर जो जलधाराएं जो हैं, जो प्रवाहित हो रही हैं, उसमें तो कोई एनर्जी होगी ना, तो ही प्रवाहित होती है। ये रुद्र माना गया है। हमारे जीवन की जो भी गतिविधियां हैं उसको प्रवाहमान बनाना है, गतिमान बनाना है, ये काम रुद्र की शक्ति करती है। और इनकी कमी से यदि ये दूषित है तो जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है, रुक सी जाती है जीवन प्रक्रिया, हमारी जीवन हमारा रुक सा जाता है।
दिशा इनके वायव्य है, W78 की करीबन ये ऊर्जा स्थल आपको मिलेगा वायव्य दिशा में। कलर ग्रे है इनका। फिर आगे बढ़ते हैं, राज यक्षमा। ये जो है वो रुद्र के ही सहायक है। इसे स्तंभक भी कहा गया है। ये ऐसी एनर्जी है जो नींव को बना के रखती है, यानी जकड़ के रखती है हमें। हमारी जड़ को वो पकड़ के रखती है, हमें पकड़ के रखती है। इसे ही राज यक्षमा कहा गया है। ये जो दीवारों, हम जो भवन बनाते हैं ना, तो भवन की जो दीवारें होती है उसको बांध के कौन रखता है? तो यही काम इनका है। दीवारों को बांध के रखने की जो शक्ति है, उसको पकड़ कर रखने की जो शक्ति है, ये राज यक्षमा की है। हमारे मन को जो ठहराव देता है, वो इसी शक्ति से हमें मिलता है। तो इनकी यदि कमी है हमारे जीवन में या हमारे भूखंड में, ये एनर्जी फील्ड यदि दूषित है या कमी है या किसी भी तरह पीड़ित है, तो हमारे जीवन में ठहराव नहीं रहता है। मन हमेशा चंचल रहता है, चलायमान रहता है। तो ये हमें ठहराव देती है। दिशा वायव्य है इनकी, ग्रे कलर है, सॉरी ब्लू कलर है, और N1 N2 में करीबन ये शक्ति आपको मिलेगी। अब चलते हैं अदिति की ओर। इसे शांति दाता भी कहा गया है। इस शक्ति से हम स्वयं से जुड़ते हैं। और यदि हमारे भवन में इस ऊर्जा स्थान यदि असंतुलित है, तो व्यक्ति स्वयं से जुड़ नहीं पाएगा, अलगाव महसूस करेगा, खुद से ही वो अलगाव महसूस करेगा और उसे अशांति और घबराहट का अनुभव होगा। मन जो है वो विचलित रहेगा, अज्ञान भय से भयभीत रहेगा वो मन, और दिशाहीन बन जाता है वैसा व्यक्ति। यदि यदि ये एनर्जी फील्ड आपका अदिति डिस्टर्ब है, तो दिशाहीन हम महसूस करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये जो एनर्जी फील्ड है, ये वो जो एनर्जी है, उसको आदान प्रदान करने का काम है इनका। ऊर्जा जो है ये, वो आदान प्रदान करती है। ये जिस पर कि दिति, शिखी और पर्जन्य अपना काम कर सके। ये तीनों जो एनर्जी फील्ड है, दिति, शिखी और पर्जन्य, तीनों अपना अपना कार्य कर सके, इसके लिए एनर्जी का आदान प्रदान करना इन्हीं का काम है। ईशान दिशा में आप N7 जो देखोगे, तो वहां ये एनर्जी फील्ड आपको मिलेगा। अदिति के पास फिरे दिति, दृष्टिदाता भी इसे कहा गया है।
अदिति को शांतिदाता कहा गया है, मन शांत रखती है। यदि वो डिस्टर्ब है तो मन अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है मन। और दिति दृष्टिदाता है, यह शक्ति जो हमें स्वयं से जुड़ाव की शक्ति देती है। वेदों में इसे दिति भी कहा गया है, असुरों की माता है ये। और यह अभिव्यक्ति को बांटने की शक्ति है। और दीति की यदि शक्ति असंतुलित है, डिस्टर्ब है, तो व्यक्ति के मन में उलझाव और दुविधाएं आना शुरू हो जाती हैं। वो उलझन में पड़े रहेगा हमेशा, दृष्टिहीन बन जाता है। ईशान दिशा है, इसकी जो दिशा है वो ईशान है, N8 की ओर है। और कलर जो है वो ब्लू है। फिर आगे बढ़ते हैं शिखी, जिसे संयम कर्ता कहा गया है। और शिखी का अर्थ है अग्नि शिखा, जो अग्नि का स्पार्क होता है ना, अग्नि के सूक्ष्म स्वरूप को शिखी कहा गया है। जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो तो आप अपने विचारों के प्रकाश से जगत को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो वो ये शक्ति होती है। यानी आपके विचार से आप दूसरों को सहमत कर सको, आपके विचार आप दूसरों के सामने बांट सको। यदि ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो आप किसी के साथ में अपना आइडिया, अपने विचार शेयर नहीं कर पाओगे, वो एनर्जी फील्ड कमजोर है। तो दिशा ईशान है, कलर ब्लू है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पर्जन्य। इसे प्रज्ञादाता भी कहा गया है। उत्तर पूर्व दिशा में शिखी के साथ पूर्व की ओर ये जो एनर्जी फील्ड है वो वनस्पति जो है उनकी उत्पत्ति के कारक है। वनस्पति के उत्पत्ति के कारक माने गए हैं। ईशान दिशा में E2 में, यानी ग्रीन, पूर्व की ओर आ गए थोड़े। अभी हम ईशा से चल रहे हैं, अभी पूर्व की ओर आ गए, तो इनका कलर ग्रीन कलर है। आगे बढ़ते हैं अभी भ्रूष। गुरुत्व दक्षिण पूर्व में है। वो किसी भी वस्तु को गिराने, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, गिराने की शक्ति है वो। दो वस्तुओं को रगड़कर उनमें से एक नई वस्तु का आविर्भाव करने की जो शक्ति होती है उसे भ्रूण शक्ति कहा गया है। ये भ्रूण शक्ति है। अग्नि E7 में आएगा, ये अग्नि की ओर। दो वस्तुओं को रगड़कर उनमें से एक नई वस्तु का अभिवादन होता है, शुरुआत होती है नई वस्तु की, आविर्भाव जो होता है, वो शक्ति जो है, वो ऊर्जा पुंज है, ये भ्रूष है। अग्नि दिशा में है, ग्रीन कलर है। उसी तरह अंतरिक्ष,
इसे आकाश भी कहा गया है। अंतरिक्ष यानी आकाश। आकाश जो धरती और स्वर्ग के बीच है, जो हमें जीवन का प्रदान करता है। जब हम कई बार कहते हैं कि मुझे अपना स्पेस नहीं मिलता है, मुझे घुटन सी होती है, तब हम इसी एनर्जी की बात करते हैं। हमारे मन के विकास की जो प्रक्रिया है, उसको घटित होने की यह अनुमति देता है हमें। और ब्रूस की जो शक्ति है, उसको अपना कार्य अंजाम देने के लिए भौतिक व मानसिक दोनों स्तरों पर सहायक यह आकाश शक्ति होती है। यह शक्ति यदि संतुलित है तो अंतरिक्ष भी आकाश भी अपना काम कर पाएगा। अग्नि दिशा में है और लाल कलर है इसका। जैसे ब्रूस को कार्य करने के लिए यह शक्ति का होना अनिवार्य है। दोनों मिलके ही आगे हम कार्य करते हैं। इनके शक्ति का, ये जो शक्ति पुंज है, उसको स्वस्थ होना अति आवश्यक है। फिर चलते हम अनिल की ओर। दक्षिण पूर्व में अनिल। इसे वायु भी कहा गया है, वायु के देवता है ये। अनिल जो है सो वायु का ही दूसरा नाम है और वायु के देवता है वो। आकाश चीजों को घटित होने की अनुमति ये देता है। और उस आकाश में उठने वाली शक्ति का नाम भी अनिल है। और किसी भी प्रक्रिया को घटित करने के लिए जो ताकत बनती है वो वायु शक्ति है। कोई भी घटना घटित करने के लिए ताकत लगेगी ना उसको, वो वायु की शक्ति है जो अग्नि दिशा में है। लाल कलर है इसका। अब चलते हैं पूषा की ओर। बलदाता। अग्नि दिशा में तो वस्तु को बल प्रदान करना इस एनर्जी फील्ड का काम है। अग्नि दिशा में है ये, S2 में। तो किसी भी वस्तु को बल देने का काम जो है वो उषा का है। इसे बलदाता भी कहा गया है। फिर आगे चलते हम भृंगराज की ओर। विवेक दाता भी इसे कहा गया है। दक्षिण पश्चिम में है ये। भृंगराज दिख रहा है आपको? मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको वहां दिख पाएगा। साउथ वेस्ट में है ये, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य में, सॉरी नैऋत्य में।
व्यक्ति को प्रतिभाशाली यानी जीनियस बनाने वाला जो तत्व है वो भृंगराज है। वो विवेक देता है और हमें प्रज्ञा प्रदान करने का कार्य भी इसी का है। ये शक्ति है जो हमें विवेक प्रदान करती है, प्रज्ञा प्रदान करती है, हमें जीनियस बनाती है। दिशा है अग्नि, S7 की ओर आएगा वो, साउथ वेस्ट में। कलर येलो है। फिर आगे चलते हैं मृग। जिज्ञासादायक, मृगराज के साथ ही हो ये, बगल में। ये जिज्ञासा देने वाली शक्ति है। किसी भी बात के प्रति हमारी जो जिज्ञासा होती है वो यहीं से उत्पन्न होती है। और जब भी आपको जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसका मुख्य कार्य है जिज्ञासा देना, जिज्ञासादायक। नैऋत्य दिशा में है, पीला कलर है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं हम पितृ की ओर। पूर्वज, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। पितृ यानी हमारे पूर्वज। आकाश में जो स्थित वे ऊर्जाएं जो आपको बनाए रखने के लिए, आपके जीवित रहने के लिए समस्त सुख साधन प्रदान करती है, ये ऊर्जा क्षेत्र। इनसे सुरक्षा, सुख, धन दान करने की हमें शक्ति मिलती है। नैऋत्य दिशा में ये एनर्जी स्थित है, जिसका कलर है येलो, W1 में आती है वो। ये जो एनर्जी फील्ड हमें सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। यदि ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है किसी भी कारण, तो जीवन में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं द्वारिक की ओर, द्वारपाल जिसे कहा गया है। साउथ वेस्ट में पश्चिम की तरफ थोड़ा जो अगला जो क्षेत्र है वो द्वारिक है। इसे द्वारपाल भी कहा गया है। यह मूल रूप से एक असुर है, मगर बहुत ही ज्ञानी है, प्रतिभाशाली है और हमारी परंपराओं के वाहक है ये। जो ज्ञान सदियों से है, उस ज्ञान को संजो के रखे। जैसे हम कहते हैं डेटाबेस, स्टोरेज है वो। हमारे जो पूर्वजों के जो संस्कार है, हमारे वो जो ज्ञान है, वो सब वहाँ संयोजे हुए हैं। नैऋत्य दिशा में इनकी जगह है, वो क्षेत्र है W2 के आसपास। फिर आगे चलते हम शोष की ओर। W7 में शोष। उत्तर पश्चिम में ये। इसका काम है वस्तुओं को सुखा देना। शोष का अर्थ ये होता है ना, शोषना, सोखना। जो शक्ति, वो ऐसी शक्ति है जो सुखा दे। और वेदों में तो इन्हें असुर भी माना गया है। रुद्र जो है वो रुलाने वाले देव है।
पानी चाहे आंखों से बहे या नदियों से, तो रुद्र जो है वो पानी बहाने वाले दिए हुए हैं। जो हमने देखा ना, रुद्र की जो है पानी की जो एनर्जी होती है, फ्लो होता है, उसमें रुद्र का वास होता है। उनके सहायक सोच को माना गया है, जो उस जल को सुखाते हैं। जैसे कि हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसको सुखाएगा कौन? ये काम है सोच का। जब कोई व्यक्ति दुखी है, उस एनर्जी फील्ड पे आके बैठ गया, थोड़ा टाइम रुदन कर रहा है, तो वो उसके आंसुओं को, पानी को वो सोच लेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पाप यक्षमा। उत्तर पश्चिम, थोड़ा उससे आगे जाते हैं हम। सोच से अगला जो पद है वो पाप यक्षमा है। वो भी असुरी है, पाप यक्षमा भी असुर है। ये बीमारी देने वाले, पीने की आदत देने वाले, मन को कमजोर करने वाले और अपराध बोध का आभास देने वाले देव माने गए हैं। अपराध बोध का आभास देने वाले, परंतु ये संचय करने की शक्ति को भी देने वाले हैं। संचय करना, ये भी इनका एक गुण है। वायव्य दिशा में है, W8 के आसपास आप देखोगे, यह शक्ति आपको मिलेगी। एनर्जी फील्ड कलर है ग्रे कलर। फिर आगे चलते हैं, रोग। बलहर्ता, उत्तर पश्चिम की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर हम जाएंगे। अगला जो ऊर्जा क्षेत्र जो है वो रोग नामक है। ये ताकत को कमजोर करने वाला होता है, परंतु साथ में सहायक भी बनता है। बीमारी को नष्ट करने वाला होता है ये। जब भी विकट परिस्थिति आए या विपत्तियां जब आती हैं जीवन में, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सहायता प्रदान करने वाली ये शक्ति होती है। ये एनर्जी फील्ड यदि डिस्टर्ब है तो आपको वहां कोई सहायता नहीं कर पाएगा। यदि ये एनर्जी फील्ड बराबर है तो आपको वहां सहायता मिलेगी। जब हमारे जीवन में ऐसे कोई विकट परिस्थिति आती है, विपत्तियां आती है, तो वो हमें सहारा देते हैं। वायव्य दिशा में N1 की ओर वो जगह, वो ऊर्जा क्षेत्र है। फिर आगे बढ़ते हैं नाक की ओर, दक्षिण पश्चिम में अगला जो ऊर्जा क्षेत्र है नाग। यह भी एक असुर है, सर्प असुर माने गए हैं, और ये भोग के दायक है। भावनात्मक भोग देने वाली भी शक्ति है ये। मूलाधार चक्र से काम की जो वृत्तियां हैं उसको संचालित करने वाले हैं ये, और उन वृत्तियों से आनंद भोग प्राप्त करने की शक्ति देने वाले ही ये देव है। भोग विलास जिसे हम कहते हैं, वायव्य दिशा में N2 में ये है। इनका कलर ब्लू है। फिर आगे चलते हैं जयंत की ओर, पूर्व दिशा में जयंत, इसे सफलकर्ता भी कहा गया है। इसका काम है जयंत का सफलता देना, जीत का भाव देना।
सफल बनाना, प्रत्येक कार्य में जो भी हम लोग करते हैं उसमें सफलता देना जयंत का काम है। इसलिए यदि जीवन में कहीं असफलता हमें मिल रही है तो हमें इस एनर्जी क्षेत्र में देखना चाहिए, इस जगह को चेक करना चाहिए कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं है। पूर्व दिशा में E3 में इनकी जगह है, ग्रीन कलर कलर है इनका। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं महेंद्र की ओर। अगला जो है क्षेत्र आप और आपके बाद का जो क्षेत्र है ये यहाँ पे महेंद्र। लोगों को मिलाकर उनके बीच में संगठन की शक्ति को देने वाला ये ऊर्जा क्षेत्र है जो हमें लोगों से जोड़ता है, संगठित बनाता है। पूर्व दिशा में है, E3 में आएगा, E4 में आएगा, ग्रीन कलर महेंद्र का। तो हमें ये जोड़ते हैं, समाज से हमें जोड़ता है ये। फिर आगे बढ़ते सूर्य की ओर। जिसे संचालक कहा गया है पूर्व दिशा में। इसे देवताओं का प्रमुख देवता माना गया है, सूर्य देव को। इनका काम है अंधकार में रहने वाले राक्षसों का विनाश करना। और हमारे भवन में ये एनर्जी फील्ड संतुलित होने से हमारा जो समाज में नाम और व्यक्तित्व बनता है हमारा, जैसे हम कहते हैं नेम फेम मिलता है, समाज में हमारे इज्जत होती है। हाँ, तो वो इसी एनर्जी फील्ड से होती है। आपको समाज से जोड़ता है, समाज में आपकी एक इमेज बनाता है। पूर्व में कलर ग्रीन है इनका, और E5 की ओर ये आपको एनर्जी तो मिलेगा। वो उसके आगे है फिर सत्य, जो प्रतिष्ठा दाता भी कहा गया है पूर्व की ओर। उसका अगला जो है पूर्व दिशा में ये हमें समाज में प्रतिष्ठा देता है। इनका ज्यादा वर्णन नहीं है शास्त्रों में भी। सूर्य के सहायक भी है, माने गए हैं, और ये हमें प्रतिष्ठा देने का, ये जो एनर्जी फील्ड बैलेंस में है तो हमें प्रतिष्ठा मिलती है। पूर्व दिशा में इस E6 में है इनका स्थान, देखिए आप, और कलर ग्रीन है। अब आगे बढ़ते हम वितथ, इसे वित भी कहा गया है, वितथ, दक्षिण दिशा में। विथ भी कहा गया है और वितथ भी कहा गया है इसे।
आडंबरकर्ता, नाम से पता चलता है आडंबरकर्ता। जो हम दिखावा करते हैं ना, जो है नहीं फिर भी दिखाना है, आडंबर होता है ना वो। जो हमारे पास नहीं है, व्यक्ति के पास है नहीं, वो दिखाने की कोशिश करता है, वो आडंबर करता है। जो है नहीं वो दिखाता है, कृत्रिम संसार जिसे कहते हैं ना हम। ये वो एनर्जी है। मगर इनके पॉजिटिव साइड भी है, और ये बुरे समय में आशावाद की ऊर्जा हमें देता है। ये उसका प्लस पॉइंट है। दक्षिण दिशा में S3 में ये एनर्जी पॉइंट है, लाल कलर है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं हम। गृहस्थ, ये मन को रोकना। ज्यादा कहीं इसका डिटेल में उल्लेख नहीं है शास्त्रों में गृहस्थ का। परिसीमन करता भी इसे कहा गया है। मन को रोकना, S4 में ये एनर्जी एनर्जी फील्ड है दक्षिण दिशा में। उसके बाद आगे चलते हैं, यम S5 दक्षिण दिशा में, जिसे व्यवस्थापक भी कहा गया है। और यम का अर्थ है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं ना। नैतिक कर्तव्य, हमारे मोरल मोरल ड्यूटी जो हमारी है, संसार को नियमों से बांध कर रखने की जो शक्ति होती है वो यम की होती है। इसलिए इसे मृत्यु का कारक भी कहा गया है। क्योंकि एक नियम से शरीर को हमने धारण किया है, तो एक नियम से उस शरीर को हमने छोड़ना भी है। हाँ? तो यम जो है वो व्यवस्थापक है। दक्षिण S5 में ये एनर्जी फील्ड है। फिर आगे चलते हैं गंधर्व की ओर, दक्षिण दिशा में। वेदों में इनका उल्लेख किया गया है। इसका मुख्य कार्य सोम को संरक्षित रखने का है। सोम अर्थात निधि, प्रयोजन। प्रत्येक वस्तु में से सोम निकालना, उस दिव्य पेय को निकाल के उसको रखना, उसको विसर्जित न होने देना गंधर्व का कर्तव्य है। यह उसकी ड्यूटी है। गंधर्व उस शक्ति के देवता है जो उस सोमरस को सुरक्षित रखते हैं। दिशा है दक्षिण, कलर लाल है। आगे चलते हैं सुग्रीव की ओर, पश्चिम दिशा में।
ये सुंदरता ग्रहण करने की शक्ति है। आप संसार के प्रत्येक विषय को आसानी से ग्रहण कर सके। ये आसानी से ग्रहण करने योग्य बनाने वाली जो शक्ति है वो सुग्रीव की शक्ति है। और सुग्रीव की शक्ति का प्रयोग विद्याभ्यास के लिए भी किया जाए। तो यह सुगम हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, सुग्रीव की शक्ति का यदि प्रयोग विद्याभ्यास में करने से सरलता रहती है, वो विषय सरल हो जाते हैं, ग्रहण शक्ति बढ़ती है। पश्चिम दिशा है W3 में और कलर ग्रे है इनका। आगे चलते हम पुष्पदंत की ओर। ये सहायक शक्ति है पश्चिम दिशा में। इसे कुसुम दंत भी कहा गया है। पुष्पदंत का एक अर्थ धरती और आकाश के बीच में वरदायिनी अर्थात वर देने वाली शक्ति के रूप में जाना गया है। इसे कुबेर का वाहन भी कहा गया है, जिसका जो गुणधर्म है वो फलना फूलना है, विस्तार है, फैलाव है। पश्चिम में W4 में ये आता है, ग्रे कलर है इनका। फिर हम आगे बढ़ते हैं वरुण की ओर। इसे दृष्टा भी कहा गया है। वरुण को विश्व का नियंत्रक माना गया है। वेदों में काफी वरुण के बारे में लिखा गया है। विश्व में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन सभी में वरुण के स्थान में ही देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की गई है। जितने भी मंदिर है, मंदिर में जो स्थापना होती है देवी देवताओं की, वो वरुण के स्थान पे होती है, पश्चिम दिशा में। ग्रे कलर है इसका W5 में। फिर आगे असुर, इसके आगे फिर चलेंगे हम, तो असुर है जो माया भी है और ये वरुण के सहायक भी है। पश्चिम दिशा में वरुण से उत्तर की ओर आप जाओगे तो असुर का क्षेत्र आएगा और वेदों में इसे माया को संचालित करने वाला कहा गया है और प्रज्ञा को संचालित करने वाले भी असुर हैं। और असुर आध्यात्मिकता भी देते हैं हमें। और जितनी भी नेगेटिव शक्तियां होती हैं, ईश्वर के विरोधी, झगड़ा करने वाले, राक्षस, मूल रूप से ये असुर ही हैं। पश्चिम दिशा में है, ग्रे कलर है इनका। आगे बढ़ते हैं मुख्य की ओर। उत्तर दिशा में मुख्य जो है वो वरुण के मैनेजर है। वरुण जो सारे संसार को संचालित करने की शक्ति है उनके पास, उनके मैनेजर मुख्य है, जो उनकी निजी व्यवस्था देखते हैं। संसार को चलाए रखने के लिए वरुण की जो निजी व्यवस्था देखने वाले जो है वो मुख्य है। तो ये उनके प्रमुख है। मुख्य जो है वो वरुण के
मैनेजर है, प्रभारी है, उत्तर दिशा में है, उसका कलर ब्लू है। फिर आगे चलते हैं हम भल्लाट की ओर, जो समृद्धि दाता है, उत्तर दिशा में, पूर्व की ओर थोड़ा हम आगे जाएंगे। और भल्लाट का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बड़ी मात्रा में। और इसका संस्कृत में अर्थ है एक बहुत बड़ा अलौकिक जीव। पहले जो हिम मानव रहते थे ना पहाड़ों में, ये धारणा भल्लाट वहां से है। उसे वास्तु पुरुष मंडल में एक देव माना गया है। और भल्लाट का अर्थ राजा की राजधानी भी है। विराट को देने वाले शक्ति भल्लाट है। विराट यानी विशालता, विराट उत्तर दिशा में है, ब्लू कलर, N4 के आसपास ये एनर्जी फील्ड आता है। फिर आगे बढ़ते हैं सोम की ओर, जिसे अमृत भी कहा गया है। उत्तर दिशा में पूर्व की ओर आप थोड़ा आगे जाएंगे, वहां सोम का एनर्जी फील्ड है। सोम एक पेय है जिसके अंदर जादुई गुण है। और चंद्र भी इसके अधिष्ट देव कहे गए हैं। चंद्र यानी कि मन। और यहाँ मन से अर्थ है हमारा अंतर्मन। और संसार में सभी प्रकार की संपन्नता, धन, धन के अधिष्ट जो भी देव हैं, कुबेर, वो भी सोम का स्वरूप ही कहा गए हैं। स्त्री को सौभाग्य प्राप्त करवाने वाले जो शक्ति है वो भी सोम की शक्ति है। व्यापार में लाभ देने वाली शक्ति है वो भी सोम की शक्ति है। और शत्रुओं से रक्षा करने की शक्ति जो है वो भी सोम ही है। ये सारे शक्ति हमें सोम देते हैं, जो उत्तर दिशा में है, जिसका कलर है ब्लू। फिर आगे बढ़ते हैं हम भुजग की ओर, प्रतिरोध। ये लास्ट एनर्जी फील्ड है हमारा भुजग, उत्तर दिशा में पूर्व की ओर। अथर्ववेद के तीसरे अध्याय में 12वें सूत्र में इनकी पूजा भूमि में स्थित यानी धरती के खजानों के रक्षक के रूप में की गई है। भूमि के अंदर जो खजाना है उसके रक्षक के तौर पे इनकी गणना की गई है। मूल रूप से ये जो देव हैं वो असुर के लिए कार्य करते हैं। भवन में जो भुजग की शक्ति असंतुलित है तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य एवं धन का प्रवाह बनना रुक जाता है। यदि संतुलित है तो ये प्रवाह नियमित रहेगा। तो ये भुजग का जो एनर्जी फील्ड है उसे भी हमें बैलेंस में रखना जरूरी है। जो उत्तर दिशा में है, कलर इनका जो है ब्लू है। तो इस प्रकार हमने 45 जो एनर्जी फील्ड है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, सिर्फ इनसे अवगत कराना मेरा लक्ष्य था कि आपको पता चले कि एक एनर्जी फील्ड जो होते हैं, 45 एनर्जी फील्ड एक भूमि के अंदर, उनका अपना क्या रोल है, क्या काम है। एक मोटा मोटा आपको आइडिया है, समझ आए कि उस एनर्जी फील्ड में वास्तु पुरुष की कौन से जगह पे कौन सा एनर्जी फील्ड है और उसका क्या महत्व है। हम डीप में नहीं जाएंगे उसमें, थोड़ा सा बस आपको एक हिंट मिल जाए कि ऐसे 45 देवता होते हैं। 45 एनर्जी फील्ड है एक्चुअली ये, उसे हमने देवता कहा है। इसमें कुछ असुर भी हैं, कुछ देवता भी हैं, उनका हर एक का अपना अपना रोल है। हाँ, तो वो एनर्जी फील्ड को बैलेंस रखना होता है, साफ सुथरा रखना होता है। और फिर एडवांस की आगे की बात है, जो उससे क्या करना कैसे करना, मोटे मोटे तौर पे हमें ये जानना है कि ये 45 देवता इस तरह से होते हैं।
81 पद में। 64 पद में करोगे तो उसका थोड़ा फर्क आ जाता है, वो हम फिर देखेंगे। मगर 81 पद में हम जो 45 एनर्जी फील्ड है वो इस तरह से उसमें समाई होती है, और हर एक एनर्जी फील्ड का अपना कार्य होता है, अपनी एक एनर्जी होती है। जहां से एक बीज आप बोते हो वो अंकुरित होता है, उससे फिर फलने फूलने में जो एनर्जी लगती है वो हर एक एनर्जी फील्ड से मिलती है। फिर वो फूल फूल के बड़ा होता है, फल फूल के वो पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें जो फ्रूट लगे हैं, समाज तक को जाने हैं ना, उसे कौन लेके जाएगा? उससे फलने फूलने में जो एनर्जी लगेगी वो कौन देगा? ये सब एनर्जी फील्ड से होते 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 एक जो बीज में से जो एक पौधा बनता है, उसका फ्रूट लगता है, फूल लगता है, वो मार्केट में यदि आता है, वो हमारे पास आता है, तो ये सारे एनर्जी फील्ड का ही काम है वहाँ। उसी तरह हमारे दिमाग में एक थॉट आया, उसको हम व्यवहारिक बनाना चाहते हैं, तो ये सब एनर्जी फील्ड का ही काम है वहाँ। तो ये सारे एनर्जी फील्ड उस विचार को एनर्जी देती हैं। तो इस तरह से हमने आज एनर्जी फील्ड को देखा। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, बस थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले ले, जान लें कि ये 45 एनर्जी फील्ड क्या होते हैं। तो ये मैं पीडीएफ कुछ है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कुछ है जरूरी तो। कल हम दूसरे टॉपिक आगे फिर हम बढ़ेंगे फिर। न्यू खुदाई चल रही है हमारी, एनर्जी फील्ड हमने जान ली है। अभी कल हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर कल मिलेंगे रात 9 बजे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जी सर। ठीक है, तो 2 मिनट हम प्रार्थना करें, फिर जुदा होते हैं कल मिलने के लिए।